हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर सब सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि EHD4 के अंतर्गत जो है एग्ज़ाम में आता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम EHD4 का जो प्रश्न पत्र देखेंगे एग्ज़ाम के दौरान, तो उसमें एक प्रश्न कॉमन रहता है कि भक्तिकालीन काव्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे प्रश्न आ सकता है, या तो प्रश्न आ सकता है कि भक्तिकालीन काव्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, इनका वर्णन जो है करो। तो ये प्रश्न जो है हमेशा 10 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग के तौर पे लिख दिया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में और पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में अगर ये इस तरीके का प्रश्न आ जाता है, तो सबसे पहले लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, फिर से बोल दूँ कि अगर प्रश्न आ जाता है कि भक्तिकालीन काव्य की क्या क्या प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला हेडिंग देना है कि नाम का विशेष महत्व, और हेडिंग देने के बाद इसके अंदर लिखना है कि नाम का विशेष महत्व जो है वह भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों में से, सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए थे, उन्होंने अपनी रचनाओं के मध्य से, अपने ग्रंथों के माध्यम से जो है एक नाम का जो है विशेष महत्व दिया है। और नाम का विशेष महत्व जो है वो भक्तिकालीन कवियों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ऐसे लिखना है। ओके, फिर दूसरा हेडिंग देना है आपको कि गुरु के महत्व का वर्णन। तो हेडिंग देने के बाद आपको लिखना है कि गुरु का महत्व का वर्णन भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में, अपनी कविताओं में, अपनी लेखन में जो है गुरु के महत्व को दर्शाया है। ओके, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन में एक गुरु ही है जो कि हमारे जीवन में, मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इसलिए भक्तिकालीन कवि जो हुए, उन कवियों ने जो है गुरु के महत्व को अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से दर्शाया है। तो गुरु का महत्व भी जो है भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है आडंबरों का विरोध। आडंबरों का विरोध भी जो है भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने समाज में फैले हुए आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं का जो उन्होंने विरोध किया, और इस आडंबरों का विरोध करके जो है भक्तिकालीन कवियों ने समाज को एक शुद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं कि आडंबरों का विरोध भी जो है वह भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है अलौकिक साहित्य की रचना। अलौकिक साहित्य की रचना भी जो है वह भक्तिकालीन कविता की, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए, उन कवियों ने अलौकिक साहित्य की रचना की है। अलौकिक साहित्य क्या होता है? अलौकिक साहित्य एक ऐसा साहित्य होता है जिसके माध्यम से समाज के निम्न वर्ग के लोगों को, समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, यानी कि साधारण लोगों को जो है उनका लोक कल्याण हो, उनकी लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर जो है अलौकिक साहित्य की रचना की गई है। नेक्स्ट है दरबारी साहित्य का त्याग। दरबारी साहित्य का त्याग भी जो है भक्तिकालीन कविताओं, भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने अपने दरबारी साहित्य का जो है त्याग किया था, और दरबारी साहित्य का त्याग करते हुए जिन्होंने भक्तिकालीन कवियों ने रचनाओं की है। नेक्स्ट है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण की भावना भी भक्तिकालीन काव्यों की सबसे प्रमुख विशेषता रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर ही, लोक कल्याण की भावना को सामने रखकर ही अपनी रचनाएं की हैं, और अपनी रचनाओं के माध्यम से बताया है कि समाज में ऐसा काम करना है जिससे कि मानव का कल्याण हो, मानव का जो है विकास हो। ओके, तो लोक कल्याण की भावना को रखकर ही जो है भक्तिकालीन कवियों ने अपनी काव्यों में इनकी रचना की है। नेक्स्ट है समानता का भाव का वर्णन। समानता का भाव का वर्णन भी जो है भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों का मानना था कि समाज में समानता का भाव होना जरूरी है। क्योंकि समानता का भाव अगर ना हो तो समाज का एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग से पिछड़ जाएगा। इसलिए समानता का भाव का वर्णन करते हुए इस काल के कवियों ने अपनी विशेषताओं, अपने रचनाओं में समानता के भाव जैसे भाव को जो है इन्होंने अपने रचनाओं में स्थान दिया है।
नेक्स्ट है भक्ति भावना पर जोड़। भक्ति भावना पर जोड़ भी जो है भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने जो है भक्ति की भावना पर जोड़ दिया है, और भक्ति की भावना पर जोड़ देते हुए समाज के लोगों को यह बताया है कि लोगों को जो है भक्ति की भावना पर जुड़े रहना चाहिए, भक्ति की भावना पर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि भक्ति की भावना पर अग्रसर होके ही मानव का कल्याण हो सकता है। तो इस काल के कवियों ने जो है भक्ति की भावना पर काफ़ी जोर दिया था और लोगों को भक्ति भावना पर जोर देते हुए जीवन मार्ग में आगे बढ़ने की सलाह दिए थे। नेक्स्ट है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को जो है खाली बना देता है, उसे उसका जो है अस्तित्व खतरे में डाल देता है। इसलिए मनुष्य को अहंकार रहित होना चाहिए, मनुष्य को अहंकार अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ के बारे में भक्तिकालीन कवियों ने बताया था। नेक्स्ट है ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना। ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना भी जो है भक्तिकालीन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों का मानना था कि हमें ईश्वर के प्रति जो है प्रेम की भावना को अपने हृदय में समाहित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को ना रखें तो हमारा जीवन जो है निरस हो जाएगा। इसलिए ईश्वर के प्रति जो है हमारा प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के प्रति अगर हम प्रेम की भावना रखते हैं तो हमारा कल्याण होता है, हमारे साथ साथ जो है समाज का भी कल्याण होता है। इसलिए ईश्वर के प्रति लोक कल्याण की भावना रखना जो है भक्तिकालीन कवियों का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो आई थिंक दोस्तों बहुत ही कम समय के अंदर मैंने जो है यहाँ पर 10 पॉइंट को बता दिया है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों के पास समय काफ़ी कम रहता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कितने भी कम समय के अंदर जो है आप लोगों का जो इस पॉइंट को बता दूं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए और एग्जाम में लिख सकें। और एक चीज़ ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में सबसे पहले हेडिंग भी जरूर लिखना है, क्योंकि ये हेडिंग अगर आप लिखते हैं तो भी एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि आप पढ़े हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। और एग्ज़ाम में उसी राइटिंग स्किल पर नंबर मिलता है अगर आप जो है सभी प्रश्नों का उत्तर जो है हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप जो भी प्रश्न लिखें हेडिंग के अंतर्गत लिखें, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ प्रश्न का आंसर जो है एग्जामिनर को अच्छा लगता है और आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे वीडियो लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी कॉमन रहते हैं और सिलेक्टिव प्रश्नों को लेके ही आता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।